आगे सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तियान्यू जानबूझकर सू जियाओ के करीब रहने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर मिंगजे उसे ऐसा करने नहीं देता, बल्कि उसे जबरदस्ती वहाँ से उठाकर अपने पास बिठा लेता है ताकि वो सू जियाओ से बदला ले सके। क्योंकि सू जियाओ ने सीना को पार्टी में नहीं बुलाया होता, इसलिए मिंगजे तियान्यू को सू जियाओ से दूर रखता है ताकि वो अपनी बहन को मजा चखा सके। पर मिंगजे को क्या पता कि सू जियाओ को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि तियान्यू उसके पास बैठे या ना बैठे, क्योंकि अब वो तियान्यू से प्यार नहीं करती। पर ये बात मिंगजे को नहीं पता होती, इसलिए उसे लग रहा होता है कि उसने तियान्यू को सू जियाओ से दूर रखकर जैसे कद्दू में बहुत बड़ा तीर मारा हो। आगे सारे लोग पार्टी में बहुत ही मस्ती करते हैं और यहाँ पर तियान्यू सबके लिए गाना भी गाता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि तियान्यू सच में बहुत ही प्यारा गाना गाता है। इसी चक्कर में लिंजी की नजर सू जियाओ के बाल पर जाती है, जहाँ पर उसका बाल हीट की वजह से जलने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर लिंजी सू जियाओ के बाल को बचा लेता है और वो उसे बांधने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिस वजह से सू जियाओ अपने से अपने बाल को बांधती है और वो लिन को थैंक यू भी कहती है। पर अनजाने में उसका हाथ जल जाता है, तो लिंजी ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तो सू जियाओ जब लिंजी को अपनी इतनी फिक्र करते हुए देखती है तो वो उसे ही देखती रह जाती है और ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। तो तियान्यू जब उन दोनों को इतने करीब देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और वो उन दोनों पर पाइप से पानी फेंकने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर सारे लोग पानी से खेलने लगते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं और साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं। लेकिन इसी बीच में फिर से लिंजी और सू जियाओ एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच प्यारा सा मोमेंट भी दिखाया जाता है। आगे सू जियाओ पार्टी की फोटो देख रही होती है, तो जब वो लिंजी की फोटो देखती है तो उसे देखकर उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है, जिससे वो काफी नर्वस हो जाती है और खुद को समझाती है मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकती, मैंने ऑलरेडी एक बार प्यार की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है, दोबारा मैं इन सारे चक्करों में फंसकर अपने फ्यूचर से नहीं खेल सकती, इसलिए मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर सू जियाओ पूरे मन से पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है, क्योंकि लिंजी ने जाने से पहले उसे बहुत सारी नोट्स दी होती है ताकि उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प हो सके। तो सू जियाओ उन्हीं नोट्स को देखकर अपनी पढ़ाई करने लगती है और इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। आगे लिंजी सू जियाओ को पढ़ाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे सू जियाओ का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि आज मैं ट्यूशन पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिस वजह से बेचारा लिंजी सैड हो जाता है। तो गाओ कहता है जब से तुम लोग वो पार्टी करके आए हो तब से सू जियाओ कुछ ज्यादा ही क्लास बंक नहीं कर रही, कहीं वो इधर उधर भटक तो नहीं गई है। तो लिंजी जब ये बात सुनता है तो वो ये बात सुनकर सैड हो जाता है, क्योंकि पार्टी वाले दिन उसने तियान्यू और सू जियाओ को एक दूसरे के काफी करीब देखा था और वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें भी कर रहे थे, जिसे देखकर उसे काफी जेलसी भी हो रही थी। तो लिन जब ये सारी बातें सोचता है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि तभी गाओ लिन को बताता है कि आज सू जियाओ तुमसे ट्यूशन लेने के लिए इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल गेम देखने के लिए गई है। तो लिन जब ये देखता है तो उसे देखकर काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसके पास पढ़ाई करने का टाइम नहीं है लेकिन बाहर घूमने का टाइम है, इसलिए वो सू जियाओ की क्लास लगाने के लिए चला जाता है और बेचारा गाओ ये सब देखकर देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ सू जियाओ अपने मन से गेम देखने के लिए नहीं आई हुई होती है, बल्कि उसकी दोस्त उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई हुई होती है ताकि वो उसे कंपनी दे सके। तो यहाँ पर सू जियाओ अपनी दोस्त को कहती भी तुम यहाँ पर मेरा जितना टाइम बर्बाद कर रही हो इतने टाइम में तो मैं बहुत सारे चैप्टर कवर कर लेती। तो उसकी दोस्त कहती है तुम तो दिन भर पढ़ती ही रहती हो, लाइफ में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी होता है माइंड को फ्री करने के लिए, इसलिए खुद के माइंड को फ्री करो और ये सब एंजॉय करो, ठीक है। आगे गेम स्टार्ट हो जाता है तो उस गेम में सू जियाओ का भाई भी गेम खेल रहा होता है और वो गेम में गोल पर गोल मार रहा होता है। तो सू जियाओ ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वो अपने भाई को चेयरअप करने लगती है। तो उसकी दोस्त कहती है अभी तो तुम मुझे कंप्लेन कर रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती क्यों लेकर आई, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो सू जियाओ कहती है मेरी दोस्त तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें लाइफ में थोड़े मजे करने ही चाहिए, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मजे कर रही हूँ। कि तभी उधर से तियान्यू की एंट्री होती है। तो यहाँ पर सू जियाओ तियान्यू को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुम्हें तो गेम में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तियान्यू कहता है मैंने गेम से ब्रेक ले लिया है क्योंकि अब मेरा सारा ध्यान पढ़ाई पर है। तो सू जियाओ ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि तभी उसके भाई को चोट लग जाती है, जिस वजह से वो गेम कंटिन्यू नहीं कर पाता और उसकी टीम हारने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर सू जियाओ अपना एक दिमाग लगाती है
और वहाँ पर जाकर कोच सर को कहती है मिंजे के पैर में चोट लगी है तो क्या हुआ, उसके बदले तियानयू खेलेगा। वैसे भी तियानयू इस गेम में बहुत ही माहिर है। तो यहाँ पर तियानयू गेम खेलने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर कोच सर उसे खूब डांटते हैं और कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो तियानयू कहता है सर मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस गेम में आप लोगों को जितवा पाऊंगा। और यहाँ पर वो गेम खेलने से मना करने लगता है। तो यहाँ पर सू जियाओ तियानयू को खूब डांटती है और कहती है अगर तुम इसी तरह की हरकतें करते रहे ना तो फ्यूचर में तुम एक लूजर बन जाओगे। तो तियानयू जैसे ही लूजर वाली बात सुनता है तो ये बात उसके ईगो पर आ जाती है, इसलिए वो सीधा मैदान में कूद जाता है अपनी टीम की हेल्प करने के लिए और वहाँ जाकर वो गोल पर गोल मारता है। इधर सीना भी अपने दोस्त के साथ गेम देखने के लिए आई हुई होती है। तो यहाँ पर सीना की दोस्त जब सू जियाओ को देखती है तो वो उससे बदला लेने के लिए उसके बैग में जाकर सिगरेट का डब्बा रख देती है ताकि वो उसे डीन सर की नजरों में और गिरा सके। और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो लिंजी से टकरा जाती है। और यहाँ पर लिंजी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग मिलकर सू जियाओ को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सू जियाओ घर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर लिंजी आ जाता है और सू जियाओ को कहता है तुम्हारे पास कोई सिगरेट है। तो सू जियाओ जैसे ही सिगरेट का नाम सुनती है तो वो कहती है मैं सिगरेट नहीं पीती तो वो मेरे पास क्यों होगी। तो लिंजी कहता है एक बार अपना बैग चेक कर लो कहीं उसमें तो नहीं है। तो सू जियाओ कहती है मैं नहीं पीती, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। तो लिंजी कहता है मैं कह रहा हूँ ना एक बार चेक करने में तुम्हारा क्या जाता है। तो यहाँ पर सू जियाओ अपने बैग को चेक करती है तो उसे अपने बैग में सिगरेट का पैकेट मिलता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो लिंजी उस सिगरेट के पैकेट को लेकर सीधा डीन सर के पास जाता है और उन्हें जाकर वो पैकेट दे देता है और वहाँ जाकर उन दोनों लड़कियों का भंडार डीन सर के सामने फोड़ देता है और डीन सर को ये बताता है कि ये दोनों लड़कियां सिगरेट पीती है। तो डीन सर जब ये बात सुनते हैं तो यहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा उन दोनों पर निकालते हैं और कहते हैं तुम दोनों अभी छोटी हो और स्कूल में ही पढ़ती हो और अभी से तुम लोगों ने इतनी गंदी आदत लगा रखी है, तुम लोग हद से ज्यादा बिगड़ गए हो, इसलिए अब तुम लोगों को सजा मिलकर रहेगी। और डीन सर उन लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे सू जियाओ लिंजी को थैंक्स कहती है और उसे ये भी कहती है कि अगर सीना की मॉम को सीना की इस हरकत के बारे में पता चल गया तो सीना की मॉम सीना की तो वाट लगा देगी। तो लिंजी कहता है तुम सही कह रही हो, सीना की इस हरकत के बारे में उसकी मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए लिंजी सीधा डीन सर को कॉल करता है और यहाँ पर लिंजी डीन सर को कहता है सर प्लीज इस मामले को आप अपने तक रखिएगा, प्लीज उन लोगों के पेरेंट्स को मत बताइएगा वरना उनके पेरेंट्स उन लोगों की वाट लगा देंगे। तो डीन सर कहते हैं तुम सही कह रहे हो, इस बारे में तो मुझे इन लोगों के पेरेंट्स को बताना ही चाहिए क्योंकि इन लोगों ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा इन दोनों को मिलकर रहेगी। और यहाँ पर लिंजी सीना के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे सीना सू जियाओ के साथ क्या करती थी। तो सू जियाओ जब लिन की ऐसी हरकत देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। तो लिंजी कहता है उन लोगों ने गलत किया है तो उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो सू जियाओ कहती है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिंजी कहता है मैं यहाँ पर एक चोर को पकड़ने के लिए आया हूँ जो अपना क्लास बंक करके बाहर मस्ती कर रही है। तो सू जियाओ जैसे ये सुनती है तो वो चोरी छुपे वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर लिंजी उसे भागने नहीं देता और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था अगर तुमने अपनी पढ़ाई को लड़म टल्ली में लिया या उसे इग्नोर किया तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी और मुझे लग रहा है कि तुम तियानयू की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। तो सू जियाओ कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। मैं भले ही यहाँ पर गेम देखने के लिए आई थी लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं यहाँ पर भी आकर अपनी वर्ड मीनिंग को याद कर रही थी ताकि मेरी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो क्योंकि अभी मेरी लाइफ का बस एक ही गोल है अच्छे से पढ़ाई करना और मैं उससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। तो लिंजी जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है। आगे सीना चोरी छुपे घर आती है ताकि उसकी मॉम को पता ना चल सके कि वो पढ़ाई करने के बजाय गेम देखने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वो अपनी मॉम की नजरों से बिल्कुल भी नहीं बच पाती और उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर कहाँ गई थी। तो यहाँ पर सीना कहती है मॉम मैं गेम देखने के लिए बाहर गई थी। तो इस बात पर उसकी मॉम उसे खूब डांटती है और कहती है अभी तुम्हारा सारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए ना कि मस्ती मजाक करने में। अगर तुमने पढ़ाई को इसी तरह हल्के में लिया ना तो सू जियाओ तुमसे आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगी। तो सीना कहती है मॉम मैं अपनी पढ़ाई को हल्के में नहीं ले रही और वैसे भी मैं अकेली गेम देखने के लिए नहीं गई थी बल्कि सू जियाओ भी गेम देखने के लिए आई थी। अगर उसकी पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा तो मेरी पढ़ाई का लॉस कैसे होगा मॉम। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें कछुए और खरगोश की कहानी पता है ना, खरगोश को अपने आप पर काफी
खरगोश को अपने आप पर बहुत ही घमंड था कि वो बहुत ही तेज है और उसे कछुआ कभी भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ, कछुए ने अपनी धीमी चाल से उस खरगोश को हरा दिया और खरगोश कुछ भी नहीं कर पाया। वही तुम्हारी हालत है, तुम भी सू जियाओ को हल्के में ले रही हो, जो तुम्हें बाद में बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी। और उसकी मॉम उसे डांट कर वहाँ से चली जाए तो बेचारी सीना अपनी मॉम की डांट खाकर खूब रोने लगती है, क्योंकि उसकी मॉम उसे समझने की कोशिश ही नहीं करती बल्कि उसे दूसरों से हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करती है। आगे उसकी मॉम को उस सिगरेट वाली बात भी पता चल जाती है, जिस वजह से वो सीना को खूब डांटती है और कहती है आजकल तुम्हारे कारनामे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, जो बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। इसलिए आज के बाद तुम्हारा बाहर घूमना फिरना बंद, तुम चुपचाप घर में बैठकर पढ़ाई करोगी, समझी। और उसकी मॉम उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। आगे सू जियाओ का मकान मालिक उसके घर उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है और यहाँ आकर वो उन लोगों को बताता है कि वो ये अपार्टमेंट बेचना चाहता है, इसलिए वो लोग अपना इंतजाम कहीं और कर ले, क्योंकि अभी उसे पैसों की काफी जरूरत है। तो उसके पेरेंट्स ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सू जियाओ अपनी फैमिली को कहती है अंकल ये घर बेचना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अंकल से ये घर खरीद ले। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं लेकिन इस घर को खरीदने का क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर सू जियाओ अपनी फैमिली को उस घर को खरीदने के फायदे बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि फ्यूचर में इस जगह की कीमत बढ़ने वाली है और बगल में बहुत सारे स्टेशन भी खुलने वाले हैं। अगर हमने ये प्लॉट खरीद ली तो हमें फ्यूचर में काफी फायदा हो। तो मिंजे इस बात पर सू जियाओ का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर सू जियाओ अपनी बातों को कवर अप करने के लिए अपनी फैमिली को झूठ बोलती है कि मुझे लिंजी ने इस बारे में बताया है, उसने ही मुझे बताया कि कुछ सालों बाद इस जगह की कीमत बढ़ने वाली है। और तुम लोगों को पता है ना कि लिंजी कुछ भी झूठ नहीं बोलता। पिछली बार जब उसने शेयर के बारे में बताया था तो हमें उस शेयर से कितना मुनाफा हुआ था। जब उसकी फैमिली ये सारी बातें सुनती है तो उन्हें लगता है कि अगर लिंजी ये सारी बातें कह रहा है तो वो सच ही कह रहा होगा और आगे चल के हमें मुनाफा भी हो सकता है। इसलिए वो लोग उस घर को खरीदने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर सू जियाओ के डैड कहते हैं लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और जो हमारे पास पैसे थे उसे मैंने शेयर में लगाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब हम इस घर को कैसे खरीदेंगे बिना पैसों के। तो उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। दूसरी तरफ तियान भी पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो कुछ बच्चों से सुनता है कि अगर उसने अपने फाइनल एग्जाम में 300 मार्क्स ला लिए तो उसे एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो तियान जैसे ये बात सुनता है तो वो सीधा सू जियाओ के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प करो। तो सू जियाओ जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर मेरी खुद की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, मुझसे ये नहीं होगा। तो तियान कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस 300 मार्क्स चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पर सू जियाओ उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है पर तियान उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और ऊपर से सू तियान भी उसे पढ़ाने को कहती है और कहती है तुम पढ़ाई में काफी अच्छी हो गई हो, प्लीज हमारी पढ़ाई में हेल्प कर दो ना। और यहाँ पर ये दोनों ही उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो बेचारी सू तियान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सोचती है कि मेरी जगह अगर यहाँ पर लिंजी होता तो वो क्या करता। तो सू जियाओ यहाँ पर लिंजी की तरह सोचकर उन दोनों को कुछ क्वेश्चन पेपर देती है और कहती है अगर आज स्कूल खत्म होने तक तुम दोनों ने इस सारे क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया तो मैं तुम लोगों की पढ़ाई में हेल्प करूंगी। तो वो दोनों ही वो क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं और उसे बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ सू जियाओ की मॉम सीना की मॉम के पास जाती है कुछ पैसे उधार लेने के लिए। तो यहाँ पर सीना की मॉम सू जियाओ की मॉम की काफी इंसल्ट करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें उस पुराने घर को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, वैसे भी वो घर कुछ खास अच्छा नहीं है जो तुम उसे खरीदना चाहती हो। तो यहाँ पर वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ लेकिन आज ना कल हमें घर खरीदना ही है ना, और वैसे भी वहाँ पर हम लोग रहते हैं तो हमारा वहाँ मन लग गया है, इसलिए हम उसे खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीना की मॉम सू जियाओ की मॉम को नीचा दिखाने के लिए बस 5000 रुपए उधार देती है, जिसे देखकर तो सू जियाओ की मॉम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जब भी अमाउंट का जिक्र करती है वो जानबूझकर बात को बीच में ही काट देती है ताकि उसे पैसे ना देने पड़े। लेकिन तभी उधर से मिंजे की एंट्री होती है और यहाँ पर मिंजे अपनी मॉम को पैसों की 2 थैली थमाता है और उसे कहता है कि सू जियाओ ने ये पैसों की थैली आपको देने को कहा ताकि आप इन पैसों से
घर खरीद सके। तो सू जियाओ की मॉम जब उतने सारे पैसे देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि उन लोगों के पास इतने पैसे हैं। इधर सीना की मॉम जब उन लोगों के पास इतने सारे पैसे देखती है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो मिंजे से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो यहाँ पर मिंजे उसे बताता है कि हमने ये सारे पैसे शेयर मार्केट से कमाए हैं। जिसे सुनकर तो सीना की मॉम को बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और यहाँ पर सू जियाओ की मॉम सीना की मॉम को कहती है अब हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे आप खुद रख लीजिए। और वो ये कहकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो सीना की मॉम को सू जियाओ की मॉम का ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो हमेशा सू जियाओ की मॉम को नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन आज वो उसे नीचा दिखाकर चली गई होती है जिस वजह से उसका पारा हाई रहता है। आगे मिंजे की मॉम मिंजे से पूछती है कि सू जियाओ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई। तो यहाँ पर मिंजे अपनी मॉम को बता देता है कि सू जियाओ ने अपने सारे शेयर बेच दिए। तो ये बात सुनकर तो उसकी मॉम को बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है सू जियाओ ने ये क्यों किया, उसे पता होना चाहिए था इस शेयर से हमें आगे चलकर कितना मुनाफा होने वाला था, उसने ऐसी हरकत क्यों की। तो मिंजे कहता है सू जियाओ ने मुझे बताया कि लिंजी ने उसे बताया था कि अब इस शेयर को बेच देना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इस शेयर में लॉस लगने वाला है, इसलिए उसने इस शेयर को बेच दिया। तो उसकी मॉम कहती है अगर लिंजी इन सब के बारे में कह रहा है तो वो पक्का सच ही होगा। और यहाँ पर मिंजे अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए भेज देती है और खुद उन सारे पैसों को लेकर घर खरीदने के लिए चली जाती है।